Hello all, what's up? I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 4th of December, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the news that we will study is with respect to health agreement at COP28, net zero targets, thematic mutual fund, something with respect to China's policy, China's new policy, All India Financial Institution, opinion by Tamul Bandhopadhyay, GDP forecast by various kinds of analysts, and so on and so forth. So, without wasting any further time, let's move on to our first news. First news is with respect to COP28, that is COP28 Declaration on Climate and Health. ओके तो ये डिक्लेरेशन क्या हो रहा है, क्लाइमेट एंड हेल्थ के ऊपर बात हो रही है। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं इसमें कि जो हेल्थ सेक्टर से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं हमें उसको कम करना है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं हमें उसको कम करना है। बट उन्होंने स्पेसिफिक ग्रीन हाउस गैसेस की बात की है जो एक पर्टिकुलर चीज से निकलती है। वो कौन सी चीज है, देखते हैं। दैट कर्बिंग ग्रीन हाउस गैस यूज फॉर कूलिंग इन द हेल्थ सेक्टर। जैसे आपको पता है, अगर आप फार्मा इंडस्ट्रीज है तो वहां पे अगर उनको बायोरेट रखना है, उनके पाइपेट रखना है, उनके प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स रखना है, उनको अपनी गोलियां रखनी है, तो एक रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। और रेफ्रिजरेशन के लिए क्या लगता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ओके, तो रेफ्रिजरेशन के लिए क्या लग रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, फॉसिल फ्यूल से आ रही है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये चीज के वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो दैट इज ऑब्वियसली डेंजरस फॉर आर एनवायरमेंट, और जिसके वजह से आपको ग्रीन हाउस गैस देखने के लिए मिल रहा है, और उसी के वजह से हमारा क्लाइमेट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। ओके, तो ये फार्मा इंडस्ट्रीज की बात हो गई। यहाँ पे हम बात करेंगे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सपोज हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हॉस्पिटल में पता है आपको कि कूलिंग के लिए अगर उनको कुछ उनके डिस्टिल वाटर या फिर उनको अगर कोई अपने इक्विपमेंट्स रखना है तो कोई कोई इक्विपमेंट्स उनको बिलो दैन रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, दैट इज कूलिंग टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। तो उसके लिए उनको क्या लगता है, रेफ्रिजरेशन लगता है। आपको पता है एक्सरे रूम कैसी होती है, पूरी ब्लैक रूम होती है पूरी, जहां पे कुछ भी तरह का लाइट नहीं आता है, वहां पे पूरा का पूरा एसी चाहिए रहता है। तो एसी के लिए भी आपका क्या यूज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं, दैट इज पेट्रोल, डीजल या कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो अगर इन सारे चीजों से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाने का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बार पढ़ लेंगे। टू कर्ब द ग्रीन हाउस गैस यूज फॉर कूलिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एसी लगा रहे हो क्योंकि एसी की काफी ज्यादा जरूरत होती है पूरे हॉस्पिटल में। उसके बाद आप रेफ्रिजरेशन यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये जो दोनों कूलिंग यूनिट्स है उनसे बहुत ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं, और ये एक मेजर हिस्सा है जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं तो आपका क्लाइमेट कंटिन्यूअसली डिटेराइट होते जाता है। ओके, तो अभी ये डिक्लेरेशन में क्या बात किया है कि हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कूलिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो कूलिंग इक्विपमेंट्स में जो भी एनर्जी लगती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे, एंड इन टर्न क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, जो खराब इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी कम कम होते हमें दिखेगा। ओके, बट इंडिया और यूएसए ने यहाँ पे बोला यार हम आपके एग्रीमेंट को साइन नहीं कर सकते हैं। ओके, इंडिया ने क्यों बोला है, इंडिया बोलता है कि यार हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास इतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास इतना रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब हमारे पास हम सोलर एनर्जी के थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू या फिर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू
पूरे के पूरे हॉस्पिटल के कूलिंग यूनिट को नहीं चला सकते हैं। तो इसके वजह से इंडिया ने बोला है हम ये एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। अगर इंडिया ये एग्रीमेंट साइन करता तो जो भी कूलिंग सिस्टम है जो हॉस्पिटल्स के अंदर चल रहे हैं वो उनको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे लेके आना पड़ता था। बट रिन्यूएबल एनर्जी से इंडिया को पता था, पीएम मोदी जी को पता था कि रिन्यूएबल एनर्जी से पूरे के पूरे कूलिंग यूनिट नहीं चलाए जा सकते हैं, इसलिए मोदी जी ने ये डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। ओके, क्योंकि हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो ये डिक्लेरेशन किसने साइन किया है? डिक्लेरेशन साइन किया है बाय 124 कंट्रीज। However, USA and India are among the top greenhouse gas emitters who has not signed this agreement. इंडिया का तो रीजन पता है हमें, यूएसए का रीजन नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यूएसए का रीजन कहीं भी न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं है। ओके, बट आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना पड़ेगा कि क्यों इंडिया ने साइन नहीं किया है। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में समझना पड़ेगा कि यूएसए और इंडिया ने ये एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, पर कितने कंट्रीज ने साइन किया है? दैट इज 124 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट थीमेटिक म्यूचुअल फंड। मतलब क्या? वी ऑल नो व्हाट इज meant by म्यूचुअल फंड, वी ऑल नो व्हाट इज meant by अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, हमने डिस्कस किया है। ओके, तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड मतलब क्या? ऐसा फंड जो एक ही तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहा है उसको आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड बोलोगे। ओके, एक ऐसा फंड है जो पूरा फार्मा सेक्टर में अपना पैसा लगा रहा है, पूरा फार्मा के शेयर्स में अपना पैसा लगा रहा है, दैट वुड बी नोन एज फार्मा थीमेटिक म्यूचुअल फंड। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है पूरा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में पैसा लगा रहा है, उसको आप बोलोगे लॉजिस्टिक्स थीमेटिक म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड पूरे एक ही सेक्टर में पैसा लगाया जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब कितना? जो भी पैसा लगाया जाता है ये थीमेटिक म्यूचुअल फंड के द्वारा 80 टू 100% एक ही सेक्टर में लगाया जाता है। तो सपोज लॉजिस्टिक्स म्यूचुअल फंड है तो वो पूरा उसका मोर देन 80% पैसा लॉजिस्टिक्स सेक्टर के शेयर्स में ही लगा देगा। सपोज 90% 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट उसको मिला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से, सो 100 में से 90 रुपीज उसने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लगा दिया और 10 रुपीज उसने फार्मा सेक्टर में लगा दिया। तो इसको आप कौन सा थीमेटिक म्यूचुअल फंड बोलोगे? इसको आप बोलोगे लॉजिस्टिक्स थीमेटिक म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि उसने 80% से अपना ज्यादा पैसा लॉजिस्टिक सेक्टर में लगाया है। अगर यही म्यूचुअल फंड ने 80% से ज्यादा पैसा अगर फार्मा सेक्टर्स के शेयर्स में लगाता तो आप इसको बोलते थे फार्मा म्यूचुअल फंड। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना, रिस्की भी काफी होते हैं। क्यों यार? क्योंकि अगर फार्मा सेक्टर ही अगर पूरा डूब गया तो वो म्यूचुअल फंड में जिसने भी इन्वेस्टर ने जो भी इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा भी डूब जाएगा। ओके, तो इसलिए बार बार आप देखते हो कि हमें हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब हमें हर एक सेक्टर में हमारा पैसा लगाना चाहिए। लॉजिस्टिक्स में भी होना चाहिए, फार्मा में भी होना चाहिए, गोल्ड में भी होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में भी होना चाहिए, एफएमसीजी सेक्टर में भी होना चाहिए, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक सेक्टर भी गिरता है तो हमें पता है हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू तमल बंदोपाध्याय ओपिनियन ऑन जीडीपी प्रोजेक्शंस। ओके, तो एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तमल बंदोपाध्याय जी ने भी वही बोला है जो हमने डिस्कस किया है कुछ दिन पहले। हमने क्या डिस्कस किया था कि Q2 में जो भी जीडीपी का रिजल्ट आया है एनएसओ के द्वारा वो कितना आया है? 7.6% आया है, विच इज वेरी हाई देन द जीडीपी प्रोजेक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना था कि सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी रहेगा 6.5% के हिसाब से रहेगा,
बट हमें देखने के लिए मिला 7.6%। ओके, तो हमने उस दिन ही बोला था कि आरबीआई अपने जीडीपी प्रोजेक्शंस को इंक्रीज कर सकता है, और आई एम 100% श्योर कि मैं थोड़ा सर्टेन भी हूं कि आरबीआई डेफिनेटली उनके प्रोजेक्शंस को इंप्रूव करेगा ही करेगा, दैट इज बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो तमल बंदोपाध्याय जी ने भी वही चीज बोली है। ओके, बट उन्होंने किस किस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके ये बोला है कि आरबीआई अपना जीडीपी बढ़ा सकता है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको समझ लो कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें चल रही है, वो पूरी चीज आपको यही आर्टिकल में समझ जाएगी, यही ओपिनियन में समझ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रिटेल इन्फ्लेशन ना 4 मंथ लो पे चले गया है 4.87% में अक्टूबर में, विच इज वेरी गुड। पहले कितना था, 5.02% था। ये क्यों कम हुआ है, क्योंकि हमें देखने के लिए मिला है कि यार जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है, दैट इज, पहले तो समझ लो कोर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन इज नथिंग बट हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन इक्वल्स टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। ओके, तो हमने बोला है कि यार हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो भी बास्केट ऑफ गुड्स है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते वक्त हम पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स की प्राइस देखते हैं, क्लोथ्स की प्राइस देखते हैं, फुटवेयर की प्राइस देखते हैं, ऑयल की प्राइसेस देखते हैं, हाउसेस की प्राइस देखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो ये प्राइसेस डिक्रीज हुई है। तो अगर ये प्राइसेस डिक्रीज हुई है तो इंडियन कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेगा वो गुड्स पे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेगा इकोनॉमी में तो इकोनॉमी क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है, तो उन्होंने वही चीज बोला है। क्योंकि इन्फ्लेशन हमें कम देखने के लिए मिल रहा है हमारे कंट्री में, तो ये इंडिकेशन दर्शाता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स है इकोनॉमी में काफी अच्छा स्पेंड करेंगे, और जिसके वजह से हमारा जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा इस साल के अंदर का। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो कि 6.5% है, वो बढ़ाया जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, तो हर एक चीज की प्राइस कम हुई है जो सीपीआई इन्फ्लेशन के बास्केट में है, बट एक चीज को छोड़ के। वो चीज कौन सी है, फूड। फूड की प्राइसेस हमें इतनी कम होते हुए देखने के लिए नहीं मिली है। अगर फूड की प्राइसेस भी कम हो जाती तो उस केस में हमें जो इन्फ्लेशन अभी 4.87% दिख रहा है वो और कम हो जाता। ठीक है, हमें पता है फूड इन्फ्लेशन, फूड की प्राइसेस कम क्यों नहीं हुई, बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, एल नीनो इफेक्ट वी हैव स्टडीड, बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है यार, अगर बारिश ही नहीं है तो फार्मर्स गुड्स को, अनाज को कैसे उगाएंगे। अगर अनाज ही नहीं उगा रहे हैं तो सप्लाई रहेगा क्या उतना मार्केट में, नहीं रहेगा। तो सप्लाई उतना नहीं है आपके फूड ग्रेन्स का, आपके फूड का, बट डिमांड तो उतना का उतना है। तो इसीलिए फूड प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, तो उनका बोलना है कि अगर फूड प्राइसेस भी अगर कम हो जाती तो आपको जीडीपी प्रोजेक्शन अच्छा खासा हायर साइड पे देखने के लिए मिलता। बट क्योंकि अभी फूड इन्फ्लेशन उतना कम नहीं हुआ है तो हमें जीडीपी थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हुए दिख सकता है। तो एक चीज समझ लो, जितनी कम महंगाई रहेगी उतना ज्यादा कंज्यूमर सोचेंगे कि हमें हमारा पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, इकोनॉमी में स्पेंड करना है। और जब वो लोग इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे तब जाके हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, सिंपल। तब जाके हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। ओके, तो हम कैसे बोल रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस कम हुए हैं, ये ब्रेंट इंडेक्स के मदद से। ठीक है, ये ब्रेंट इंडेक्स ही है, ये हमें बताता है
कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई है या कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूल की प्राइसेस ना कम हो गई है, $83.8 अ गैलन से अभी वो $79 पहुंच गई है, विच इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस जब भी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ ही जाता है हमेशा। क्यों? हमने डिस्कस किया है ना क्यों बढ़ता है, एक ही चीज मैं उसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यार चलो दो चीज बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान के चलो कि रिलायंस क्रूड ऑयल खरीद रहा है यूएसए से, ओके, यूएसए से क्रूड ऑयल रिलायंस को मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ शिप्स के थ्रू क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके, तो शिप्स में क्या लग रहा है, डीजल लग रहा है उसको चलाने के लिए। अगर डीजल की ही प्राइस बढ़ गई तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। और ये कॉस्ट अगर बढ़ गया तो जो रिलायंस को जो क्रूड ऑयल मिल रहा था पहले अगर 100 रुपए पे मिल रहा था, तो अभी 120 रुपए पे वो उसको क्रूड ऑयल मिलेगा, राइट? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई है, तो यूएसए भी उसको ज्यादा अमाउंट चार्ज करेगा। ओके, तो 120 रुपीज को अगर क्रूड ऑयल रिलायंस को मिल रहा है तो रिलायंस क्या करेगा यार, क्रूड ऑयल को वो पेट्रोल बनाता है, उसका डीजल बनाता है, उसका नाफ्था बनाता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। बट उसको ही अगर रॉ मटेरियल अगर ज्यादा कॉस्ट पे मिला तो वो कंज्यूमर्स को भी तो ज्यादा प्राइस पे गुड्स बेचेगा ना। ओके, तो इसीलिए फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के वजह से हमें नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी भी प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि यार दीपक फर्टिलाइजर है, वो उसका रॉ मटेरियल है आपका क्रूड ऑयल, ठीक है, तो अगर उसका भी रॉ मटेरियल अगर क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल ही अगर महंगा हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑब्वियसली जो फाइनल गुड्स है जो दीपक फर्टिलाइजर बना रहा है जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, उसकी भी प्राइस तो वो इन्फ्लेट करके कस्टमर को बेचेगा ना। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइसेस बढ़ जाएगी और जिसके वजह से इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि डीजल प्रीडोमिनेंटली यूज किया जाता है इन द हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बढ़ गई तो हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा हमारे इकोनॉमी के अंदर। ओके, चलो, बट अभी हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रोथ इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वाओ, हमने बोला है कि यार जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आउटपुट है वो बढ़ गया है। ओके, मतलब क्या, सप्लाई जो है बढ़ गया है। ठीक है, अगर सप्लाई और डिमांड मैच हो जा रही है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, तो इसीलिए हम बिना टेंशन के रह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमें इतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा इकोनॉमी के अंदर। और जब इन्फ्लेशन या फिर महंगाई ही नहीं बढ़ेगी तो हम जैसे कंज्यूमर क्या करेंगे, वो गुड्स को ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, और हम जैसे कंज्यूमर जब गुड्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो तब जाके क्या होगा, इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, जीडीपी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, चलो, इट्स वेरी गुड सर, यहां तक तो बहुत क्लियर है। चलो, नेक्स्ट इज there hasn't been much change in the yield of 10-year government bond. Okay, very good. तो अगर यार गवर्नमेंट को अगर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कस्टमर्स को, दैट इज बॉन्ड इन्वेस्टर्स को, तो इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड, ठीक है, यील्ड पहले 7% थी, अभी यील्ड हो गई है 7.5%,
तो पहले अगर गवर्नमेंट 7 रुपीज देती थी तो अभी वो 7.5 रुपीज दे रही है, ठीक है। मतलब क्या, बॉन्ड होल्डर्स के पास 7.5 रुपीज के वक्त ज्यादा पैसा रहेगा। अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा डिमांड करेंगे वो लोग, बट वो ज्यादा डिमांड अगर सप्लाई को ही नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे वही चीज बोली है कि यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नहीं बढ़ा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे नहीं बढ़ेगा। Okay. There hasn't been much change in the level of rupee vis-a-vis the dollar during this time. ये भी बता देता हूँ फिर से मैं, because we have already studied this in last 10 days. So मैं फिर भी बता देता हूँ आपको. Suppose $1 equals to 80 rupees है, $1 equals to 85 rupees हो गया. That is Indian currency हमारा depreciate हुआ है. तो उस केस में क्या हो जाएंगे, हमारे imports costlier हो जाएंगे, राइट ना। अगर करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है तो इंपोर्ट्स हमारे कॉस्टलियर हो जाएंगे। सर कैसे, मुझे एक एग्जांपल देके फिर से बता दो। बताता हूं। ओके, सो आपको अगर एक बैरल लेना है क्रूड ऑयल का, वो आपको मिल रहा है $1000 पे, ठीक है। कब मिलता था, जनवरी में आपको $1000 पे मिलता था। तो 1000 में करेंसी एक्सचेंज रेट था 1000 इंटू 80, दैट इज $1 इक्वल्स टू 80 था। सो द प्राइस इज 80,000 रुपीज। तो फेब्रुआरी में ये प्राइस हो गया $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज, तो प्राइस इज 85,000 रुपीज, ठीक है। तो जो इंपोर्टर है, जैसे रिलायंस, अगर रिलायंस क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो क्रूड ऑयल की तो प्राइस उतनी की उतनी है, $100 ही उसकी प्राइस, बट क्योंकि हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हुआ तो रिलायंस पहले 8,000 रुपए उसको देना पड़ता था, अभी उसको 8,500 रुपए देना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, रिलायंस को इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस करेंसी डेप्रिसिएशन। तो अगर वो इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो जो बढ़ा हुआ कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स के ऊपर भी तो पास करेगा ना। तो इसके वजह से इन्फ्लेशन हमें इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बट ये भी हमारे लिए अच्छी साइन है क्योंकि इंडियन करेंसी इतना ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर्स। आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, तो अगेन वही चीज, ये तो चीज हमने कल के लेक्चर में पढ़ी है। क्या पढ़ा है सर बताओ, कि यार आरबीआई का क्या गोल था पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में, कि उनको जो लिक्विडिटी है को बैंकिंग सिस्टम में कम से कम रखना था। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ गई थी, क्यों बढ़ गई थी, बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज बैंक नोट्स। तो वो इनको लिक्विडिटी खींच लेना था, तो उन्होंने खींच लिया था आईसीआरआर के मदद से, ठीक है। तो पर ये हमें देखने के लिए मिला कि पिछले महीने क्योंकि जीएसटी पेमेंट्स बहुत हुए इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, तो बैंकों के पास जो भी पैसा था उनके बैंक अकाउंट में इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो कम होते 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 चले गया। क्यों, क्योंकि जीएसटी पेमेंट्स ज्यादा हो गए। ओके, तो मतलब बैंकिंग सिस्टम के पास अभी कम पैसा था, अभी कम लिक्विडिटी थी। ओके, तो कम लिक्विडिटी थी तो ये तो कुछ हद से अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि अगर लोगों के पास कम पैसा है तो वो ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने स्टेप लिया था आईसीआरआर का। आईसीआरआर के मदद से उसने पैसा खींच लिया बैंकिंग सिस्टम के, और जिसके वजह से हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। ओके, तो सर ये बात तो हम आपने हमें कल नहीं बताई थी। क्या बताई थी, बताता हूं, ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था यार, 5 बैंक्स ने मिलके बहुत ज्यादा बॉन्ड्स को रेस किया हुआ है, ठीक है, पिछले मंथ में। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को इशू किया था, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। तो कुछ स्टैटिक पार्ट है वो समझ लो आप। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है एंड्रयू बेली,
और एक स्टैटिक फैक्ट है कि यूएस फेडरल रिजर्व है ना, उसका जो पॉलिसी रेट है वो कौन डिसाइड करता है? फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। हमारा कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। फेडरल रिजर्व का कौन डिसाइड कर रहा है? फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी। ओके। रेपो रेट रिमेन अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर 8 months इन अ रो। ठीक है। तो यार मई 2022 से लेके फरवरी 2023 तक 250 बीपीएस से रेपो रेट बढ़ाया गया था। क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना था, इसलिए हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया। ओके। रेपो रेट को कैसे यार? रेपो रेट को बढ़ा दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमने पढ़ लिया है यार, और से हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी हैव स्टडीड दिस इन लास्ट टू लास्ट लेक्चर। ठीक है। The policy stance was also unchanged. Withdrawal of accommodation, there was no change in the inflation as well as growth estimate for the year either. ठीक है। withdrawal of accommodation मतलब क्या, और accommodation मतलब क्या? accommodation मतलब क्या? आरबीआई बोलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के अंदर पैसा फ्लो करना है, तो कैसे करेगा? रेपो रेट को कम कर देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाय करने से क्या हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगा तो मार्केट में पैसा डालेगा, राइट? तो क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सबसे बेसिक चीज है कि वो रिवर्स रेपो को कम कर देगा, जिसके वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा फ्लो हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके। तो ये कुछ कुछ चीजें अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट्स में पूरे के पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा सकता है। ओके। सो अगर रिजर्व बैंक बोलता है हमें मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना है, दैट इज नोन एज अकोमोडेटिव पॉलिसी, दैट इज नोन एज अकोमोडेशन स्टैंस। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या? हमने बोला है यार अभी कि अकोमोडेशन चाहिए, हमें पैसा फ्लो करना है। विड्रॉल, पैसे को फ्लो होने से हमें बचाना है, उसको रोकना है। कैसे करेगा? उसका उल्टा, रेपो रेट बढ़ाया जाएगा जो अभी किया जा रहा है, और क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स किए जाएंगे। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा तो क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा आ जाएगा, बराबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को अगर सेल कर रहा है तो बैंक पैसा देगा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उससे क्या हो जा रहा है? पूरा का पूरा मनी सप्लाई जितना भी आरबीआई चाहता है वो खींचा जा सकता है। अकोमोडेशन, पैसा इन्फ्यूज करना इकोनॉमी में। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, पैसे को विड्रॉ करना इकोनॉमी से। ठीक है। अकोमोडेशन पैसे को इन्फ्यूज करना, अकोमोडेशन पैसे को रेस्ट्रिक्ट करना इकोनॉमी में जाने से। So withdrawal of accommodation is also called as restrictive stance or the contractionary stance or the contractionary monetary policy. Okay. So we have already discussed this point. Right now only we have discussed. Okay. So retail inflation will rise in November. उनको पता है कि यार फूड प्राइजेस तो क्या बोलते हैं उसको, कम नहीं हुई है, कम नहीं होने वाली है बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल, तो जिसके वजह से हमारा फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। फूड इन्फ्लेशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट? फूड इन्फ्लेशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब एक ही चीज है। रिटेल इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन और सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब एक ही चीज है। तो हम बोल रहे हैं यार रिटेल इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? फूड प्राइसेस के बढ़ने के वजह से। ओके। तो देयर इज अनलाइकली टू बी एनी चेंज इन द रिटेल एस्टिमेट फॉर FY24। तो हमने, ऐसा उनको लग रहा है तमल बंदोपाध्याय जी को, कि 5.4% का ही हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। बट जीडीपी चेंज होने के, जीडीपी प्रोजेक्शन चेंज होने के काफी ज्यादा चांसेस है। ओके। तो कितना हो जाएगा? 6.5%। अभी आरबीआई ने बोला है पूर्व 6.7 से 6.8% हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। क्यों लगता है? हमने देख लिया, इन्फ्लेशन कम है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ज्यादा स्पेंडिंग की जाएगी इकोनॉमी में,
बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द कंज्यूमर्स, और जिसके वजह से इकोनॉमी में जीडीपी भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और क्या, और क्या, तो अपना फाइनेंशियल मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बाहर के कंट्रीज से भी पैसा आएगा इंडिया में, तो बाहर के कंट्रीज से पैसा आ रहा है तो एफडीआई में आएगा या एफआईआई में जाएगा, तो वो पैसा अल्टीमेटली कंपनीज के पास ही तो जा रहा है। तो कंपनीज के पास इतनी डिमांड है गुड्स की, तो कंपनीज क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन आउटपुट भी बढ़ाएगा। तो उनको पता है यार इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, और क्या, और यार बैंक्स की बैलेंस शीट इतनी अच्छी है अभी, बैंक्स भी लोन देने के लिए बेहिचक डर नहीं रहे हैं, वो भी लोन अच्छा खासा दे रहे हैं। जब लोगों के हाथ में भी लोन आएगा तो क्या होगा, लोग स्पेंडिंग करना शुरू रखेंगे, और जिसके वजह से हमारा जीडीपी इंप्रूव होते चले जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। ओके, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो समझ लो पूरी इंडियन इकोनॉमी आपने समझ ली है। यही चीज रोज रोज न्यूज में आती रहेगी और कुछ नहीं होता है इसके अलावा। अभी अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ लिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने वाली है 8 दिसंबर को, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लेके, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या फिर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस हुआ है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। नहीं समझा होगा बार बार वीडियो देखिए। आई होप मैं एक बार बताता हूँ तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, बट नहीं भी समझा होता एक बार देख लीजिए, उसी में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, तो एक चीज समझ लो, ये बीपीएस, यार ये वर्ड क्या है बीपीएस, दिस 1 बीपी, और 1 बीपीएस मतलब क्या, 1 बीपीएस इज नथिंग बट द 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 110 बेसिस पॉइंट्स का हमें जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिला है इन द Q2 एज कंपेयर टू इट्स एस्टीमेट। बराबर ना, कैसे 1.110 बीपीएस मतलब क्या, 110/100, दैट इज 1.1%। तो 6.5% का हमारा जीडीपी प्रोजेक्शन था, बट हमें कितना डेटा मिला है, कितना एक्चुअल डेटा मिला है, 7.6%। 6.5 प्लस 1.1 कितना हो गया, 7.6%। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। China frames one province, one policy as a part of financial risk management. क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए। ओके, चाइना में यार दो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। एक तो कोविड 19 के वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी तो इंप्रूव हुआ है, बट चाइना का इकोनॉमी ने इतना ज्यादा रीबाउंड नहीं दिखाया था। चाइना की इकोनॉमी इतने अच्छे से ग्रो नहीं हुई है उनके कोविड 19 के बाद। ठीक है यार, ये तो हो गया, बट सबसे बड़ा इशू अभी आज के टाइम पे चाइना में चल रहा है, जो कि है उनका रियल एस्टेट क्राइसिस। रियल एस्टेट की प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिर रही है चाइना के अंदर। ठीक है, तो जिसके वजह से चाइना का इकोनॉमी नीचे आ गया है। तो बट ये तो समझ लिया हमने, बट ये न्यूज में क्या बोला है ये समझ लो, कि चाइना का एक रियल एस्टेट बिल्डर था जिसका नाम था एवरग्रांडे। ठीक है, चाइना का एक रियल एस्टेट बिल्डर है जिसका नाम है एवरग्रांडे। तो उसने चाइना के बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिए थे, बट वो लोन को रिपे नहीं कर पाया, यानी उसके लोन्स जो है, बैंक के लोन से एनपीए हो गए, जो भी बैंक ने एवरग्रांड को दिया हुआ था। क्यों हो गए यार, क्योंकि एवरग्रांड को ही पैसा नहीं मिल रहा था उनके रियल एस्टेट इन्वेस्टर से। क्यों, क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस नीचे 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 जा रही थी। ठीक है, तो क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ तो उन्होंने एवरग्रांडे को पैसा नहीं दिया, एवरग्रांड ने आपके बैंक्स को पैसा नहीं दिया, तो जिसके वजह से एवरग्रांड डूबा, और जिसके वजह से बहुत सारे बैंक्स भी चाइना के डूबने के करार पे है।
या फिर बहुत सारे बैंक्स चाइना के अभी लॉस में है क्योंकि एवरग्रांड ने उनका पैसा डुबाया है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है चाइना के रेगुलेटर ने कि बैंक ऑफ चाइना ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने और बैंक ऑफ चाइना ने क्या बोला है कि हर एक स्टेट में जो भी बैंक्स होते हैं या फिर हर एक स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको अपने स्टेट के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या, अगर यार आपको आपके स्टेट में पता है, फॉर एन एग्जांपल चाइना का एक स्टेट है वुहान, वुहान में अगर यार वुहान वाले एडमिनिस्ट्रेटर को पता है, एडमिनिस्ट्रेटर उनके चीफ मिनिस्टर को, वुहान वाले एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि यार वहां पे उनके स्टेट में ड्रॉट आने के चांसेस है, ड्रॉट आने के चांसेस है तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्टिविटी निकल रही है फार्म से वो नहीं निकलेगी। ठीक है, खेती से जो भी गुड्स निकलने हैं वो नहीं निकलेंगे, और जो भी गुड्स भी उगाए हैं वो भी पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, फार्मर का नुकसान हो जाएगा। अगर फार्मर को लोन दिया है तो वो लोन भी तो डिफॉल्ट करेगा ना फार्मर, तो अगर फार्मर वो लोन को डिफॉल्ट कर रहा है तो उसके बैंक भी, जो भी वो वुहान में जो बैंक है वो भी तो डूब जाएंगे ना, जो फार्मर को उन्होंने लोन दिया था वो भी तो लॉस होंगे ना उनका भी। तो यही चीज नहीं होने देनी है, ऐसा बैंक ऑफ चाइना और गवर्नमेंट का बोलना है। तो इन दोनों ने बोला है अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर को कि आप ऐसे पॉलिसीज बनाओ जिसके वजह से बैंक्स की रिस्क कम से कम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर वुहान का कि वो बोल देंगे कि यार नवंबर और दिसंबर को ना आप अगर फार्मर को अगर 50% लोन देते हो आउट ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो, आप उनको ना 5% ही लोन दे दो। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वहां पे ड्रॉट आने के चांसेस है। अगर वहां पे ड्रॉट आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फार्मर्स डूब जाएंगे, और फार्मर्स डूब जाएंगे तो बैंक का भी पैसा लेके डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर रिस्क प्लान होने की जरूरत है हर एक स्टेट के पास, तो याद रखिए। okay. तो यहाँ पे यही बोलना है कि यार अगर आपको पता है कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में कि रियल एस्टेट मार्केट्स डूबने वाले थे, ठीक है, तो आपको ना उसके लिए आपके पास पहले से ही पॉलिसी होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर होती तो एवरग्रांड अपना लोन को डिफॉल्ट नहीं करता। चाइना का बोलना है कि हर एक स्टेट के बैंक्स के, हर एक स्टेट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने अलग अलग रिस्क होते हैं, अपने अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, तो वो चैलेंजेस को डील करने के लिए उनके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर को अपने पॉलिसीज बनाने चाहिए जिसके वजह से बैंक्स की कंडीशन एक स्टेबल रहे। ओके, आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। तो उन्होंने वही बोला है, ऑन रिस्क मैनेजमेंट देयर विल बी वन प्रोविंस वन पॉलिसी, वन स्टेट वन पॉलिसी। ओके, the country should make a greater if effort in financial risk management, but the policies need to be tailored, avoiding on one size fits all approach। ठीक है, तो एक ही पॉलिसी नहीं होनी चाहिए पूरे के पूरे बैंक्स का रिस्क मैनेजमेंट के लिए। हर एक बैंक जो भी स्टेट में आती है उनकी अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसा चाइना का बोलना है। आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट इज क्या बोला यार, COP 26 में बात हुई थी, अभी ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो इस चीज में क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ है ना वो मैं आपको बताता हूँ। COP 26 कहाँ पे हुआ था आपको पता है, COP 27 कहाँ पे हुआ था आपको पता है, COP 28 कहाँ हुआ था वो पता है आपको, COP 33 कहाँ पे होने वाला है वो भी पता है आपको, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर MCQs भी सॉल्व किए, तो वही वही बताने का कोई पॉइंट नहीं है। एक चीज क्या है यहाँ पे आपको याद रखनी है अभी, कि जो ग्लासगो दैट इज COP 26 हुआ था, वहां पे वहां पे बहुत सारे कंट्रीज ने वहीं पे प्लेज लिया था कि हमारा नेट जीरो का टारगेट क्या होना चाहिए। ओके, जैसे चाइना ने बोला हमारा 2060 होना चाहिए,
नेट जीरो का टारगेट, इंडिया बोलती है कि हमारा टारगेट 2070 होना चाहिए, और जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है उनका टारगेट है नेट जीरो का 2050 है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नेट जीरो टारगेट इंडिया का 2070 है, पता है, चाइना का 2060 है और डेवलप्ड कंट्रीज का 2050 है। बट ये प्लेज कहाँ पे लिए गए थे ये कंट्रीज के द्वारा, वो पता होना चाहिए। वो लिए थे COP26 में। okay. ये नीचे लिखा हुआ है मैंने कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन पंचामृत, तो ये चीज आपको रिवाइज करना है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है। इंडिया और यूके का ब्लॉग पढ़ लो, वो चीजों से भी आपको समझ में आएगा। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा पुराना वीडियो भी देख लेना, ठीक है, बिकॉज वही वही बात करके कोई मतलब नहीं है। चलो, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे मुझे वही बताना था कि नेट जीरो का टारगेट कौन कौन से ईयर में कौन कौन से कंट्रीज ने लिया है और कौन से COP में लिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट MPC व्यूज बाय एनालिस्ट। ठीक है, अगर आपको तमोल बंदोपाध्याय के ओपिनियन में सारी चीजें समझ में आई, तो ये एनालिस्ट भी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हर एक चीज आपको समझ आ जाएगी। वही चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है। क्या लिखी गई है मैं तुरंत आपको बताता हूँ। देखो, उन्होंने क्या बोला है, 250 BPS 6.5%, वहां पे भी हमने पढ़ा था। उन्होंने क्या बोला है, राइट नाउ इन्फ्लेशन इज स्टिल अबाउट टारगेट, बट हमें उसको कम से कम करना है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यार रेपो रेट जो रहेगा ना उतने का उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। यहाँ पे वही बोला है, लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट है हमारी। क्यों टाइट है? ठीक है, पता है हमें। ठीक है, क्यों टाइट है यार? अभी लास्ट महीने क्यों टाइट हो गई? क्योंकि GST पेमेंट्स बहुत हुए ना इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, अभी तो हम पढ़ के आए हैं। तो पैसा नहीं था बैंक के पास, तो उन्होंने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को इशू किया है। वही चीज बोला है यहाँ पे कि डेफिसिट था यार, लिक्विडिटी डेफिसिट थी बैंक के पास। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा कम डेफिसिट बैंक के पास नवंबर 21 में थी। क्यों थी? ऑन द बैक ऑफ मंथली GST पेमेंट्स। ओके, तो ये सारी चीज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नहीं भी पढ़ोगे ये चीज तो समझ में आ जाएगा आपको। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट तमल बंदोपाध्याय के ओपिनियन में जो भी मैंने चीजें बताई है वो चीजें आपको अच्छे से समझनी आनी चाहिए। वो समझ गया आपको तो पूरी इंडियन इकोनॉमी समझ गई। वो समझ गया आपको तो इकोनॉमी के रिलेटेड इंटरव्यू में कैसे भी सवाल आ जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। मार्क माय वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट फेम। फेम में क्या हुआ है यार कि फेम में क्या करते हैं आपको पता है। ठीक है, मैंने आज टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला है कि ये स्कीम हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अभी इसमें नया क्या डेवलपमेंट आया है उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो फेम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी बंदा खरीदता है उसको फेम स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली नहीं करता है, हमें पता है, हमने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको दिया था। एग्जाम्पल दे के मैंने आपको समझाया था कि कैसे होता है। मॉरिस गराज का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, वो लेक्चर आप देख लो, नहीं देखा होगा तो। okay. तो राहुल है, राहुल अगर एक कार शोरूम के पास गया, उसने अगर मॉरिस गराज की कार खरीदी, वो गराज की कार है 15 लाख की, तो 15 लाख पे राहुल को सब्सिडी दी जा रही है 2 लाख की, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है। तो ये जो 2 लाख मॉरिस गराज ने दिया हुआ है, ये 2 लाख मॉरिस गराज थोड़ी ना खुद बेयर करता है। ये 2 लाख दिए जाते हैं मॉरिस गराज को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर। ठीक है बॉस, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारा जो बजट है ना, हमारा बजट कितना है, 10,000 करोड़ का है। 2019 में हमने ये स्कीम लॉन्च की है, तब से लेके हमने बजट डिसाइड किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम सब्सिडरी देंगे 10,000 करोड़ की। बट ये 10,000 करोड़ की सब्सिडी ना सफिशिएंट नहीं हो रही है। ये 10,000 करोड़ की सब्सिडी सफिशिएंट नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ही अभी इतनी है कि लोग ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो उनको ज्यादा सब्सिडी भी तो देनी पड़ेगी। I mean, ज्यादा लोगों को भी तो सब्सिडी देनी पड़ेगी,
तो ये जो 10,000 करोड़ का सब्सिडी का बजट था वो कम था। तो हमें बजट सब्सिडी लग रही है 11,500 करोड़। इतना सब्सिडी का बजट होना चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री को लग रहा था। आप सोचोगे नहीं नहीं यार 10,000 करोड़ पे ना अभी खत्म कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्यों देना है इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स को नई सब्सिडी, और सब्सिडी क्यों देना है, हमारा तो 10,000 ही बजट था, 10,000 में खत्म कर देंगे ना हम। नहीं, अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। सोचो, मॉरिस गराज अगर राहुल को बोलता कि नहीं यार हम आपको अभी 2 लाख की सब्सिडी नहीं दे सकती है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी सब्सिडी बंद की है। तो राहुल जैसे कार बोरोवर, इलेक्ट्रिक कार बायर ऐसे गवर्नमेंट को, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देता क्या? नहीं देता। ठीक है, तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी ये स्कीम का अभी बजट बढ़ाया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं, और ऑब्वियसली नेट जीरो का भी टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने बजट बढ़ाया मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को देखेंगे एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल व्हीकल, तो उस केस में ग्रीन हाउस गैस भी जो निकलते हैं गाड़ी से वो भी कम हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस अगर कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से नेट जीरो भी जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अभी इस फाइनेंशियल ईयर का बजट कितना था? इस फाइनेंशियल ईयर का बजट था बस 5127 करोड़। ये जो 10,000 करोड़ का है ना, पूरे एंटायर टेन्योर का बजट है। इस फाइनेंशियल ईयर का बजट कितना था? उस समय से 5127 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को पता था कि यार ये क्या बोलते हैं उसको, कि ये सब्सिडी सफिशिएंट नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि हमें आप एडिशनल पैसा दे दो, क्योंकि हमें सब्सिडीज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करनी है। और क्या किया, पहले वो ना 60,000 रुपए की सब्सिडी देते थे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे। अभी क्योंकि उनको पता है कि सब्सिडी हम ज्यादा तरह के लोगों को नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सब्सिडरी को 60,000 से 22,500 कर दिया है। कब से? फ्रॉम जून 1। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज एप्पल क्या कर रहा है। एप्पल का एक बैटरी सेल सप्लायर है जिसका नाम है टीडीके कॉर्पोरेशन। तो एप्पल में जो भी बैटरीज बनती है वो बनाता है आपका टीडीके कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जापान की कंपनी है। अभी ये जापान की कंपनी इंडिया में आने वाली है और इंडिया में बैटरी, आईफोन की बैटरी बनाने वाली है। और ये आईफोन की बैटरी बनाने के बाद आईफोन जो भी असेंबल करता है इंडिया में वो उसको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये मैंने होमवर्क दिया था इसलिए मैं बोलता हूँ होमवर्क बार बार करिए। अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या दिक्कतें फेस हो रही है। तो ये ऐसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे यूट्यूब कमेंट में बताया था कि 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है। तो उनका जो आंसर है एग्जैक्टली करेक्ट है। सिडबी, नबार्ड, एनएचबी, एक्सिम और नैफेड, ये 5 ही हमारे पास ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ओके, तो मैं ये बोलूंगा ये आंसर सही है। आप 5 अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता दोगे एग्जामिनर को, या एग्जामिनेशन में आप ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो आप इसको मार्क कर दोगे। बट आपको अगर ऐसा बोला गया है कि पहला कौन सा एंटिटी, पहला कौन सा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना था, तो उसका जवाब आप इससे नहीं बता सक रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले सिड भी लिखा है, नाबार्ड लिखा है, एनएच भी लिखा है, एक्सिम लिखा है, बाद में नैफेड लिखा है। तो आप पढ़ते वक्त ना ऐसे ही फ्लो में आप याद करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद करिए कि पहली कौन सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनी थी। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है, पहले एक्सिम बनी थी, उसके बाद नाबार्ड बनी थी, उसके बाद एनएच भी आया, सिड भी आया और नैफेड आया। ठीक है, तो आप अगर ये फ्लो में पढ़ोगे तो आपको पहले ही पता रहेगा
कि पहला कौन सा आया है, एक्जिम आया है। क्यों? क्योंकि एक्जिम का नाम आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ था, याद करते वक्त एक्जिम को सबसे पहले ध्यान में रख लिया था। ओके, सो मेरे हिसाब से ये याद करने का तरीका गलत है, ये आंसर देने का तरीका एकदम गलत है। तो आपको अगर एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप ये चीज याद कर रहे हो तो आपको ऐसे याद रखना है, यार पहले एक्जिम था, नाबार्ड, एनएचबी, उसके बाद सिडबी, उसके बाद नैफेड। अभी आ जाएंगे कि एक्जिम कब बना है, एक्जिम बना है 1982 में। ओके, उसी के साथ ना और एक ऑर्गेनाइजेशन बना है उसी साल ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, बट एक्जिम के बाद बना है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो? नाबार्ड। उसके बाद क्या? यार आपको पता है सिडबी का डेट बहुत सारे लोगों को याद रहता होगा, क्योंकि सिडबी बार बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद नैफिड का भी पता होगा, क्योंकि नैफिड अभी अभी आया है। तो आपको सिडबी का अगर 1990 पता है, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके पहले नेशनल हाउसिंग बैंक आया था। सिंपल। सो आप याद रख रहे हो एक्जिम, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैफिड। डेट्स भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएंगे। 1982 में दो आए थे, सबसे पहला आपका एक्जिम आया था, उसके बाद 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड आया था। नेशनल हाउसिंग बैंक यार 6 साल बाद आ गया था। कब 6 साल बाद? 88 में आ गया था। उसके बाद 2 साल बाद क्या आया? सिडबी आया है। कब? 1990 में। और अभी रिसेंटली नैफिड आया है 2021 में। तो आपको खुद के साथ ही बात करना है। रट्टा मारोगे तो चीजें याद नहीं होती है। खुद के साथ समझ के पढ़ो। हाँ, पहले 1982 में दो आए थे, उसमें से सबसे पहले ना क्या आया था? एक्जिम आया था, उसके बाद नाबार्ड आ गया सर। ओके, अभी 6 साल बाद ना सर नेशनल हाउसिंग बैंक आया था, उसके बाद सिडबी आ गया उसके 2 साल बाद, और अभी रिसेंटली 2021 में नैफिड आया है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज याद रखनी है। मैं एक फर्म बिलीवर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन में कुछ भी चीज, आई मीन 95% ऑफ द चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। इट्स एवरीथिंग कंसेप्चुअल। आप हर एक कीवर्ड पकड़ के सारा कंसेप्ट याद रख सकते हो। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको फाइनेंस इसलिए नहीं पढ़ा पाऊंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, दैट इज यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको ना ही मैनेजमेंट पढ़ा पाऊंगा, ना ही मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा पाऊंगा। बट मैं ये अश्योरिटी देता हूँ कि हमेशा मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ा पाऊंगा, जितना साल या जितने दिन जितने महीने भी मेरे से कंफर्टेबल मैं कर सकूँ उसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आई हैव 2 jobs. I work in a IT company from Monday to Friday, and then I have my coaching where I go to teach on Saturday and Sunday in the offline institute which is based out of Pune. ठीक है, तो मेरे से जितनी भी कोशिश होती है मैं आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड लेके आता हूँ, और बिजनेस स्टैंडर्ड मैं हमेशा लेके आऊंगा। बट बाकी सारी चीजें मैं कब लेके आ पाऊंगा या नहीं लेके आ पाऊंगा, उसके बारे में मुझे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको जो भी डाउट हो आप मुझे ईमेल करिए, ईमेल के थ्रू मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। बट मुझे उसको क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट रियली हैव दैट मच ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न, इसलिए मैं कभी कभी कमेंट्स के भी रिप्लाई देने में मुझे टाइम लगता है। ठीक है, I hope you understand my concern. If you like the lecture, do let me know in the comment section. I hope everything is simplified. आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। I hope आप कॉफी पीते पीते, खाना खाते खाते मेरा लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि जितना सिंप्लीफाइड वे से मैं आपको पढ़ा सकूँ, उतना सिंप्लीफाइड वे से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आपका बस यही काम रहेगा कि लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि मुझे पुराना टॉपिक बार बार वही रिपीट करना 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि वो चीज़ अगर हम करेंगे तो मेरा ही लेक्चर 3 घंटा 4 घंटा रोज हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए बी रेगुलर,
ऑन दी सेशंस। रोज देखते रहिए, रोज पार्टिसिपेट करिए टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पे मैं क्विजेस डालता हूँ, जहाँ पे मैं ब्लॉग्स डालता हूँ। If you have any kind of doubts, do let me know in the comment section. If you like my session, do let me know in the comment section. Thank you so much and just be you. आप जैसे जा रहे हो वैसे जाइए, किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है। अगर आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस पानी है तो आप देखिए आपके लिए क्या बेस्ट होता है, ठीक है। और बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप एक मेंटर को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप एक मेंटोर भी है आपका बहुत अच्छा, तो वही आपकी एग्जामिनेशन निकाल सकता है। क्योंकि आपको इस बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर वो डायरेक्शन मिल गई तो आप एग्जामिनेशन एक साल में भी निकाल सकते हो। बट अगर डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है तो वो एग्जामिनेशन को निकालने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। इसीलिए चूज योर मेंटर वेरी वाइजली, दैट्स द मोस्ट important थिंग। So thank you so much. I guess we should wrap our lecture here and we will have the same session tomorrow on this platform only. My name is Rahul Kopulwar. Thank you so much for your time.